नमस्ते दोस्तों। तो आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसी क्रम में आज हम लोग ये जानेंगे कि आधुनिक भारत यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम में आधुनिक भारत का सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ पढ़े और कौन सा ज़्यादा टॉपिक पर फोकस करे कि हमारा जो प्रश्न है अधिक से अधिक सही हो और किस टॉपिक पे हमें कितना टाइम देना है उस चीज़ को भी ध्यान देना बहुत होता है ज़रूरत। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस आदि जैसे एग्ज़ाम में आपको इस बात का समझ होना कि क्या पूछने वाला है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सबों का बेसिक समझ बहुत ज़रूरी है। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आज डिस्कस करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है और कितना समय किस टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करना है। तो उसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे कि आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम। तो ये जो पाठ्यक्रम है आपका यूपीएससी का पाठ्यक्रम है जो यूपीएससी ने जारी कर किया है, उसके नोटिफिकेशन में ही सारी सिलेबस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करनी है ताकि हमारा जो गोल हो वो अचीव हो सके। तो आपको इस बात का ध्यान एकदम नेसेसरी हो कि कौन से सब टॉपिक्स पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय देकर उसे अच्छा बनाना है। जो आपका बेसिक पार्ट से, जो आपका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस चीज़ को जानना इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए सुनिश्चित करता है। तब जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा तो था नहीं या थोड़ा सा तो है नहीं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सारी चीज़ों को हम पढ़ते जाएं। बहुत लंबी है मॉडर्न इंडिया। तो ऐसे में हम वही चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारा कमीशन के नज़र से, कमीशन का जो डिमांड है, जो कमीशन अपने नज़र में रखता है, बातों को पूछता है, उसी पर फोकस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बेसिक समझ को भी बनाते हुए चलेंगे। तो देखिए, आधुनिक भारत का अगर पाठ्यक्रम जाने तो उसमें पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश जीत। बच्चों, आप इस बात से अवगत हैं कि ब्रिटिश कंपनियां आई, उस कंपनियां के दौरान आप थोड़ा सा देखिए ब्रिटिश कंपनी। अब ब्रिटिश कंपनी के दौरान देखेंगे तो पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, इस तरह की कंपनियां आई। आखिर ये कंपनियां आई क्यों? तो इन सारी बातों को तो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन बेसिक बात एक जान लीजिए, इस सभी कंपनियां का जो आने का उद्देश्य था वो तो पहला पॉइंट है कि इसका व्यापार करना, ये व्यापारिक गतिविधियों को संचालन करना, दूर दूर से आते थे, इसका उद्देश्य होता था व्यापार करना। तो अभी आप इतना जानिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखें। कभी कभी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में, इन सभी बातों को क्रमबद्ध तरीकों से, यानी एक सीक्वेंस से एलिमिनेटरी प्रोसेस में सजाने के लिए दे देता है कि पहले कौन सी कंपनियां आई, और ऑप्शन जो बिखरा रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से याद रखना है, ये क्रम अनुसार, क्योंकि क्रम में पूछता है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश जीत। कंपनी आया और फिर देखे कि एक व्यापारिक कंपनी साम्राज्य निर्माण की ओर मुड़ जाती है, तो वहाँ से आगे देखिएगा तो ब्रिटिश जीत मिलेगा। तो ये खैर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी जो पाठ्यक्रम में शामिल है वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। जब ये कंपनियां जीतेगी भारत जैसे राज्य को, भारत जैसे क्षेत्र को, तो फिर ये अपना साम्राज्य निर्माण करेगी। तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। और फिर आगे देखिए, जब ये अपनी साम्राज्य को नींव डालेंगे, साम्राज्य को स्थापना करेंगे,
तो उस साम्राज्य के चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी था, प्रशासनिक व्यवस्था होना बहुत ज़रूरत है। अगर प्रशासनिक गतिविधियां ना हो, अगर ये प्रशासनिक मजबूती ना पकड़ बनाए, तो कहीं ना कहीं वो साम्राज्य बहुत ही जल्द टूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जब ये करेगा, तो उसके साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का विकास करेगा, यानी ब्रिटिश प्रशासनिक गतिविधियां का विकास करेगा। तो ये हो गया। अगला जो आपको फोकस करना है, समाज और संस्कृति सुधार आंदोलन। आगे जाके आप देखिएगा तो इसी क्रम में सोशल रिफॉर्म होते हैं। सोशल रिफॉर्मर में बहुत सारे रिफॉर्मर हैं जो आते हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बहुत सारे आदि लोग आएंगे आपके सामने, ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले। फिर आगे है अर्थव्यवस्था। अब ये लोग भारत में अपनी साम्राज्य की स्थापना करने के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित किया। जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग थे भारत का, जो हस्तकरघा उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट या हस्तकरघा उद्योग मतलब जो हाथों से सुई से, आज भी देखते होंगे घर में कितने अच्छे से लोग सुई का कपड़ा बना देते हैं, सुई से मतलब जो गुन कर बहुत अच्छे मखमली जैसे कपड़े बना देते हैं। तो उन सब उद्योगों का जो घर में छोटी छोटी उद्योगों था, उन सब उद्योगों का पतन हुआ। अब पतन हुआ तो एक कारण बना, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन ही नहीं करते थे ब्रिटिश, अन्य तरह के भी शोषण करते थे, भेदभाव करते थे। और उन सब भेदभाव के कारण जो भारतीयों में प्रतिरोध की भावना गुजरती थी, उसका दमन भी कर देते थे। तो एक्सप्लोटेशन भी करते थे और भेदभाव अनटचेबिलिटी भी करते थे और संप्रेस भी कर देते थे, यानी दमन भी कर देते थे। और इन सब के कारण ही, इन सब गतिविधियों के कारण ही 1857 में एक विद्रोह होता है, 1857 की क्रांति। बहुत सारे लोग इसको क्रांति भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ विद्रोह कहते हैं, है न, तो कुछ आंदोलन भी कहते हैं। इन सभी बातों को हम लोग आगे जानेंगे कि खैर इतना कन्फ्यूजन क्यों है। तो आपको ये पाठ्यक्रम का एक बेसिक समझ बन गया होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका प्रवृत्ति क्या होता है, प्रश्न का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या रहता है। आप देखिए कि पिछले प्रश्न को आप यदि देखते हैं 18, 19, तो ये वाले सेगमेंट से मात्र यूपीएससी वाले लोग अगर कितनों गए हैं तो एक प्रश्न की संभावना बनी है, मात्र एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। ऐसा नहीं, कभी कभी दो भी होते हैं, लेकिन अगर आप एक औसत देखें तो एक प्रश्न यहाँ है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो एक प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही डीप में जाकर बनाते हैं, तो इसको बहुत ही सारगर्भिक तरीके से पढ़ना होगा और आपको यहीं से भारत के इतिहास के लिए एक समझ बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा आप देखें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, तो यहाँ पे अगर प्रश्न का प्रवृत्ति देखिए तो कभी कभी यहाँ से एक भी आ रहा है और दो भी हो जाता है। तो आपको इस बात पर फोकस रहना चाहिए, यहाँ से कभी एक भी आ जाएगा, कभी दो भी आ जाएगा। और ये कौन गारंटी है कि एक ही आए, दो आए, कभी कभी तीन भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को विस्तार से जानना है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अब देखिए यहाँ से क्या है कि भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का विकास। अब विकास की ये घटनाक्रम देखें तो यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं वो पीटी में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहा है। पीटी में भी आ रहा है और मेंस में भी प्रश्न बहुत अच्छा आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। आगे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ का जो प्रश्न है ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, यहाँ भी प्रीलिम्स में है और मेंस में है। 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। और एक के कारण जानिए तो इन सबों के कारण एक और होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका उसके बाद है। यहाँ पे ये कर देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत देखें तो ये क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि भारत एक बार आज़ाद हो गया,
इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से गतिविधियां चलता रहा, मांगे उठती रही भारतीयों के द्वारा। और इसमें दो पक्ष थे, दो पक्ष के द्वारा मांगे उठाई जा रही थी। एक था एवोल्यूशनरी और एक था रेवोल्यूशनरी, यानी एक सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से, यानी सुधार के माध्यम से, धीरे धीरे सुधार। और इसका विचार था कि मैं एक बार आज़ादी ले लूँ। तो ज़्यादा जो प्रबल रहा ये इवोल्यूशनरी रहा। इवोल्यूशनरी का जो मांगे था वो सुधारात्मक था। जैसे आप देखिए कि इवोल्यूशनरी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो कांग्रेसियों का रहा है, कांग्रेसियों का रहा है। जब इसकी स्थापना होती है 1885 में, तो कुछ समय बाद देखिएगा कि इसका जब विद्रोह प्रबल होती गई इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत, तो 1892 में आप देखिएगा, 1892 या 92 जो भी बोलिए, इसमें पहला सुधार अधिनियम, कुछ यहाँ पे भारतीयों की सुलभता मिली। आगे आप देखिएगा तो 1905 के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से जब भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध का, प्रतिशोध का जब भावना आया, तो अगला रिफॉर्म हुआ। और रिफॉर्म था मार्ले मिंटो सुधार 1909, है नहीं, 1909 में आप देखिएगा तो दूसरा रिफॉर्म है मार्ले मिंटो। फिर आगे इसी क्रम में देखिएगा तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 जब चला, तो उसके अंतर्गत देखिएगा तो 1935 के अधिनियम, जिसमें गांधी अरविंद समझौता हुआ 1931 में, और फिर गांधी जी वहाँ पे गए तो 1935 का सुधार अधिनियम आया। फिर ये एक क्रमबद्ध तरीका है जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली है। तो इसमें एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा ये कहे तो मान्यता मिला और इसका सहयोग भी मिला। और इसमें प्रचंड अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति विरोध भी देखने को मिला। दूसरी बात आप देखिएगा तो जो इवोल्यूशनरी है, इसके ऊपर जब प्रश्न का प्रवृत्ति आप देखेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार होती है अमूमन, अब कहिएगा कि इतनी बड़ी एग्जाम में सरकार का क्या रोल है, तो सरकार का रोल है, जब आप कांग्रेस के सरकार देखेंगे तो उसमें इवोल्यूशनरी प्रोसेस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाता है। तो इस चीज़ को, दृष्टिकोण को भी पढ़ना चाहिए कभी। अब थोड़ा सा बेसिक अगर जाने 1 मिनट में, तो ये जानिए यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जो वर्तमान में जीती हुई सरकार होती है, वो सेलेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स के जो लोग होते हैं उससे मांग करता है कि मुझे कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल के दीजिए जो कि उससे कॉपी एग्जामिन कर सके, प्रश्न बना सके, इन सब के उद्देश्य से ही। तो आप सोचिए जो सरकार है वो कौन लोग के चुनेगा? कभी भी वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों को चुनेगा? बिल्कुल नहीं चुनेगा। क्या कभी उस कांग्रेसियों को चुनेगा? नहीं चुनेगा। तो वो इस विचार पर भी निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति का विचार क्या है, उसका पूर्वाग्रह क्या है। तो जब कांग्रेस की सरकार होती है तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जैसे अभी वर्तमान का जो सरकार देखे तो इसके लिए जैसे में बीडी सावरकर, ये एक बहुत बड़े उनके नायक हैं। तो आगे चल के देखिएगा कुछ पिछला प्रश्न को आप देखिए, तो आज की जो वर्तमान सरकार है वो इस पर फोकस करते हुए क्वेश्चन को गढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस पर हम फोकस करें तो इसका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो हम कम कर दें। फोकस हम दोनों पर करेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तहत थोड़ा उसे फोकस करें जिसकी वर्तमान में अभी सरकार है, उसके नज़रिया को देखते हुए कि वो कौन से व्यक्ति को चुनेगा जो प्रश्न को गढ़ेगा। और जो अभी का वर्तमान सरकार है वो लाजमी सा है कि वो अपने विचारधारा के व्यक्ति को ही चुनेगा। तो ऐसे में आपको एक कर्तव्य बनता है कि ये वाले फोकस पर आप 70% दे, 80% दे, और इस पर आप 50 से लेकर 60%, आप 70% लगभग इस पर भी आप दे। तो ऐसे में आपका एक बेसिक समझ बना कि आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम क्या है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो मैंने बताया
वो पहला बताया यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ब्रिटिश जीत। दूसरा बताया मैंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। तीसरा बताया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का विकास। जब साम्राज्य की स्थापना करेंगे तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम और रूल्स होना चाहिए, तो ये रूल के लिए ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करेंगे। दूसरा बात है भारतीय समाज और संस्कृति में सुधार। जिस समय प्राचीन कालों से देखें कि बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ में जो बुराइयां लिखी हुई थी या तो समाज में जो प्रचलित बुराइयां थी, उन बुराइयों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्योंकि अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल आए जो पश्चिमी और जो एंसेंट भारत है उन दोनों को जब मिला कर देखे तो इन लोगों को ये माइंड फ्लो हुआ कि बगैर हम पश्चिमी सभ्यता के और बगैर हम प्राचीन सभ्यता भारत के लिए हुए बगैर हम भारत को मॉडर्न बना ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आए जो कि अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित किया भारत में। उसकी जो नीतियाँ थी वो शोषणकारी नीतियाँ थी, भेदभावकारी नीतियाँ थी, दमनकारी नीतियाँ थी। उसी के लेकर इन सबों गतिविधियों के चलते आगे चल के देखिएगा तो 1857 में रिवॉल्ट होगा, जो कि शुरू होगा बंगाल से और लगभग दिल्ली, कानपुर, पटना आदि क्षेत्रों में बहुत ही प्रचंड मात्रा में लोग आएंगे। और अगला जो मैंने बताया वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत मैंने दो विचारधारा को बताया, एक इवोल्यूशनरी विचारधारा, दूसरा रेवोल्यूशनरी विचारधारा। एवोल्यूशनरी मैंने बताया कि कांग्रेस वाले को इस पर ज़्यादा प्रभुत्व था और कांग्रेस ने क्या किया, 85 में गठन हुआ कांग्रेस पार्टी की। 1892 में पहला सुधार अधिनियम जो भारतीयों के पक्ष के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हुई। दूसरा 1900, आप देखिएगा कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की प्रचंडता भारत में दिखने लगी तो अंग्रेजों ने फिर अगला सुधार किया मॉर्ले मिंटो के तहत। और उसके बाद अगर 1930 से 34 में देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बढ़ते हुए प्रतिक्रिया को देखते हुए अंग्रेजों ने अगला 1935 के भारत सरकार अधिनियम पारित किया। तो इन सब के कारण जो अंग्रेज था वो भारत में अपना लंबा जो शासन था वो शासन इन दिनों आकर उसकी समाप्ति देखी गई। तो आपको एक बेसिक समझ बना होगा। अब हम थोड़ा सा एक नज़र पीछे चल के देखते हैं कि आखिर इसकी नींव डली कैसे। जो इसकी साम्राज्य की जो स्थापना था ब्रिटिश साम्राज्य का, आखिर इसका नींव डाला कैसे। तो आप देखिए यहाँ पे कि इसकी नींव डालने का क्या मूल्य था। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय की ये सारी सिलेबस डिस्कस हो रही है, उस समय भारत में मुगल शासक था। जो शासन था वो था मुगल का, मुगल शासक, और इसकी स्थापना हो गई थी 1526 में। जब इसकी स्थापना हुई 1526 में मुगल शासक का, तो ये साम्राज्य चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें एक से एक बहादुर शासक आए जो अपने साम्राज्य की मजबूती को बना कर रखे। लेकिन कुछ ऐसे भी अयोग्य शासक आए जो साम्राज्य के व्यवस्था को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। तो यह साम्राज्य टूट कर बिखर गया। वो बात है तब जब अंतिम मुगल शासक, फर्स्ट राउंड का अंतिम मुगल शासक जिसका नाम था औरंगजेब, जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के कारण जो इसका साम्राज्य था, साम्राज्य बिखराव की ओर गया। यानी ये बहुत ही योग्य और काबिल शासक था। ये जब तक बाहरी शक्तियाँ जैसे ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी आदि कंपनियों की ये हिम्मत नहीं थी
कि भारत में हम घुस के अपनी साम्राज्य का नींव डाल लें या तो अपनी साम्राज्य का स्थापना कर लें। इसके अंदर ये महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो इसकी जो साम्राज्य है वो बिखराव की ओर जाती है। और जब साम्राज्य बिखराव की ओर जाती है तो आगे चल के देखिएगा आप कि इसी क्रम में जो कई शक्तियां था, इसी के क्रम में आप यदि देखिएगा, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं सर, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो इसी के क्रम में देखिएगा तो क्या हुआ कि साम्राज्य, जब इसकी मृत्यु हुई तो साम्राज्य बिखराव की ओर गया। और जब साम्राज्य बिखराव की ओर गया तो कई क्षेत्रीय शक्तियां का उद्भव हुआ। कई क्षेत्रीय शक्तियां, अब कई क्षेत्रीय शक्तियां हुआ यानी एक इतना बड़ा साम्राज्य है और इस साम्राज्य का स्वामी ये है और स्वामी ये है और ये सभी क्षेत्रों में जा कर अपनी कंट्रोल तो, नियंत्रण तो रख नहीं सकता है। तो ये सभी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को रूल करने के लिए परमिशन देता था कि आप यहाँ से रूल करो, यहाँ के लोगों पर कर लगाओ, कर लगाकर मुझे टैक्स ला कर दो। तो सारी जितना भी क्षेत्रीय राजाएं थी, टैक्स ला कर कौन देती थी, कहाँ पे देता था? मुगलों को। लेकिन जब मुगल का शासक का जब मृत्यु हो गया, जो शक्तिशाली था, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी ये अपना सर उठाने लगी। यानी इसके अंदर ये महत्वाकांक्षा आया कि बहुत ही सशक्त मुगल शासक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में हम चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं, भला हम किसी के अंडर में काम क्यों करें। मेरे अंदर भी वो महत्वाकांक्षा है कि मैं एक साम्राज्य का शासक बनूं। तो ऐसे में मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखराव की ओर गया और क्षेत्रीय शक्तियां का उदय हुआ। और इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियां को पराजित करते हुए, क्षेत्रीय शक्तियां को पराजित करते हुए अंग्रेजों ने, पराजित करते हुए ब्रिटिश ने साम्राज्य की स्थापना किया, अपना साम्राज्य की स्थापना किया। तो सोचिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज की ये मंशा थी। खैर वो एक प्लान के अंतर्गत तो आए ही थे कि भारत को कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी आसानी और इतनी कम समय में हम एक इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी बन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट है ब्रिटिशर्सों के लिए कि उन्होंने अपने साम्राज्य को नींव डालने में, साम्राज्य को स्थापना करने में वो सफल रहे। तो आप समझिए कि अंतिम मुगल शासक कौन थे शक्तिशाली, तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में और मृत्यु होने के बाद साम्राज्य बिखराव की ओर जाता है। यानी जितने क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां अपना सर उठाने लगी। यानी देखिए, तो ये भी चाहेगा कि स्वतंत्र, ये भी चाहेगा। अब ये सब एक दूसरे से चिढ़ना शुरू करेगा, ये इसको नहीं देखना चाहेगा, ये इसको नहीं देखना चाहेगा। ऐसे में अगर ब्रिटिश कंपनी किसी एक कंपनी को मिला ले, इसके साथ भी मित्रता कर ले, इसके साथ भी मित्रता कर ले, तो इसके साथ भारी पड़ सकता है कि नहीं। तो ये ब्रिटिशर्सों के लिए सुनहरा फरमान था। जिस चीज़ के लिए इंतजार था वो घड़ी आ गया। जब तक मुगल शासक मजबूत रहा, साम्राज्य को नियंत्रण में रहा, उस समय कोई यूरोपीय कंपनियों की इतना हिम्मत नहीं थी कि वो आकर भारत पर इतना जल्दी कंट्रोल कर ले या तो साम्राज्य की ओर अपना रुख मोड़े। लेकिन ये भारतीय नालायकों की वजह से ही भारत गुलाम की ओर गया। अगर ये लोग अपनी साम्राज्य को मजबूती बना कर रखते, अगर इसमें खुद अपनी साम्राज्य खुद बनने की महत्वाकांक्षा ना जगती, तो कहीं ना कहीं साम्राज्य बहुत लंबा रहता और ब्रिटिश कभी भी इस तरह से भारत पर अटैक नहीं कर सकता। तो आपको मैंने आज थोड़ी सी बेसिक बना दिया कि किस तरह से कब भारत का कंडीशन था उस समय। मुगल शासक थे, साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन मुगल शासक के मृत्यु के बाद क्षेत्रीय विस्तार हुआ, क्षेत्रीय बिखराव हुआ
और क्षेत्रीय शक्तियों को हराकर ब्रिटिशर्सों ने अपना साम्राज्य की स्थापना किया। हालांकि औरंगजेब के भी पुत्र थे, यानी मुगल साम्राज्य चलता रहा, लेकिन वो जो शक्तियाँ हो गई वो नाम मात्र की हो गई, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। सिर्फ और सिर्फ वो नाम मात्र के हो गया। वो भी नाम मात्र आगे चलकर ब्रिटिश सीधा कहेगा कि मुगल शासक का जितना भी आने जो पीढ़ियां हैं वो अपने नाम के पीछे बादशाह नहीं लगाएगा। सोचिए, तो इस तरह से सारा कंडीशन था। मैंने आपको बहुत ही कम समय में आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम से रूबरू करवा दिया, फिर उसका प्रवृत्ति बता दिया कि प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति होती है किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया था इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। भी आइए दम इसको कोई भी पढ़ते समय इस टॉपिक को आप गैर जिम्मेदारी तरह से ना ले। इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जिम्मेदारी की काम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रश्न आता है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो इसको पर विशेष आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार हुआ, बिखराव हुआ, फिर क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से उनकी नीतियां थी शोषण, भेदभाव, दमनकारी। इन सब नीतियों के तहत भारतीयों में उसके प्रति असमान की भावना दिखा, भारतीय लोग हतोत्साहित हुए, और इन सबों का परिणाम था 1857 का रिवॉल्ट। आपको 1857 का रिवॉल्ट बताऊंगा, और इसमें जिस तरह से पूरे भारत के लोगों ने जनमानस के साथ विद्रोह दिखाया, अपनी प्रचंडता दिखाया, उसके विद्रोह के कारण अंग्रेजों की दांत खट्टे हो जाएंगे, और फिर भारत को ये लोग बहुत जल्दी समझना शुरू कर देंगे, और फिर षड्यंत्रकारी नीतियां भी बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से आप चीज़ों को समझते रहें, पढ़ते रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने आज मॉडर्न इंडिया का पाठ्यक्रम विस्तार से बताया है, और ये जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी और लगभग आप पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ अपनी क्लास को। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।